हेलो दोस्तों, आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुनिया में हम जो भी चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं या छू सकते हैं, वो सभी मैटर हैं। दे आर नथिंग बट मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पेन, दिस पेपर, दे आर फॉर्म ऑफ मैटर। और हम सभी जानते हैं कि मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एटम्स होते हैं। यानी कि कोई भी मैटर, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस पेन, दिस पेपर या कोई भी मैटर एटम्स को, छोटे-छोटे एटम्स को मिला के बना हुआ है। और मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। तो आइए जानते हैं मैटर के इन तीनों फॉर्म्स में सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सॉलिड्स, पॉइंट नंबर 1, हाईली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। यानी कि सॉलिड्स के केस में जो सॉलिड के एटम्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज़ अ सॉलिड और ये उसके एटम्स हैं। तो इन एटम्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा वो सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी। आइए अब लिक्विड का देखते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस बट वीकर देन सॉलिड्स। यानी कि लिक्विड के केस में जो लिक्विड के एटम्स होंगे उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा वो एटम्स के मुकाबले तो वीक होगा पर गैसेस के मुकाबले ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ये कप है और इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है। तो वाटर के जो एटम्स होंगे, ये रहे एटम्स, और उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होगा वो सॉलिड के मुकाबले तो कम होगा पर गैसेस के मुकाबले ज़्यादा। आइए अब गैसेस का देखते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। यानी गैसेस के केस में जो गैसेस के एटम्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल ही ना के बराबर होती है, यानी या कह सकते हैं बिल्कुल होती ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे गैस का कोई डेफिनेट शेप तो होता नहीं पर चलिए मान लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गैस है एक, ठीक है, और ये गैस के एटम्स हैं। तो गैसेस के केस में जो एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगी वो बिल्कुल ना के बराबर होंगी, बिल्कुल, या कह लीजिए बिल्कुल होंगी ही नहीं, या बहुत ही कम होंगी, बहुत ही। आइए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। यानी कि सॉलिड्स हमेशा अपने एक डेफिनेट शेप में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पेन है, इसका एक डेफिनेट शेप है, आप देख सकते हैं। मैंने इसको पेपर के ऊपर रखा हुआ है तब भी इसका यही एक डेफिनेट शेप है। मान लीजिए मैंने इसको बोतल के अंदर डाल दिया तब भी इसका यही शेप रहेगा, कटोरे में डाल दिया तब भी इसका यही शेप रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मुड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा, निब इधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना। डेफिनेट शेप यहाँ पे भी है, बोल में डालूंगा तब भी रहेगा, बोतल के अंदर डालूंगा तब भी यही शेप रहेगा। तो सॉलिड नेचर में हमेशा अपने एक डेफिनेट शेप में ही हमेशा एग्जिस्ट करता है। आइए अब लिक्विड का पॉइंट देख लेते हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। यानी कि लिक्विड्स का अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। मान लीजिए हमारे पास 2 लीटर वाटर है, 2 लीटर ऑफ वाटर है, उसको हम बोतल में डालेंगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा, कटोरे में डालेंगे तो कटोरे का आकार ले लेगा। यानी लिक्विड के पास एक ख़ास प्रॉपर्टी होती है, उसको जिस भी आकार के बर्तन में डालेंगे वो उसका ही आकार ले लेता है, यानी कि उसका ही शेप ले लेता है, उसका खुद का अपना कोई शेप नहीं होता। पर हम लोगों ने सॉलिड्स में देखा था, ये पेन है मेरे पास, उसको मैं कटोरे में डाल दूँ, बोतल में डाल दूँ, ये हमेशा एक अपने डेफिनेट शेप में ही रहेगा। ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा। पर पानी या हनी या कॉफ़ी, टी, चाय, इनको हम जिस भी बर्तन में डालेंगे उस बर्तन की आकृति ले लेगा, उस बर्तन का शेप ले लेगा, उस बर्तन का आकार अपना लेगा। आइए अब गैसेस का पॉइंट देख लेते हैं। गैसेस ऑल्सो डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। यानी कि गैसेस का भी खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। गैस छोड़ दीजिए,
कमरे में आपने कोई गैस छोड़ दी मान लीजिए, तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। बोतल में आपने कोई गैस स्टोर कर दी तो बोतल पूरी बोतल में फैल जाएगी। इसी तरह उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो भी लिक्विड की तरह जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसमें पूरी तरह फैल जाएगी। आइए अब पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन सॉलिड्स आर एब्सेंट। यानी कि सॉलिड के केस में जो सॉलिड के एटम्स होते हैं उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, यानी कि जो सॉलिड के एटम्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड के केस में बिल्कुल ना के बराबर होता है या फिर एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक सॉलिड है और ये सॉलिड के एटम्स हैं। तो सॉलिड के केस में जो एटम्स होते हैं वो आपस में इतनी ताकत से, इतने फोर्सफुली चिपके हुए होते हैं कि उनके बीच में कोई खाली जगह बचती नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा है द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन सॉलिड्स आर एब्सेंट। वो एटम्स आपस में इतनी गहराई से, इतनी ताकत, इतनी फोर्सफुली एक दूसरे से चिपके होते हैं कि स्पेस बचता ही नहीं। देखिए यहाँ बिल्कुल ना के बराबर स्पेस, या कह सकते हैं बिल्कुल स्पेस होता ही नहीं है। आइए अब लिक्विड के केस में देख लेते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मॉडरेट बट इट इज़ प्रेजेंट। लिक्विड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो कम होता है पर होता है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है, कम है पर है। फॉर एग्जांपल, हम मान लीजिए ये कप है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा लिक्विड के जो एटम्स होंगे उनके बीच में मॉलिक्यूलर स्पेस होता है, कम होता है। ये देखिए थोड़ा सा है, पर ऐसा नहीं कि नहीं है, थोड़ा सा है पर है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही। क्यों थोड़ा सा है? क्योंकि ये इतनी फोर्सफुली या इतनी ताकत के साथ एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं। जैसे हमने सॉलिड के केस में देखा था, सॉलिड के जो एटम्स होते हैं बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही हाई इंटेंसिटी की फोर्स के साथ एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, इसलिए उनके बीच बिल्कुल भी खाली जगह या स्पेस नहीं रहता है। बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट तो रहते हैं एक दूसरे, पर इतनी हाई इंटेंसिटी की फोर्स से नहीं चिपके रहते, इसीलिए थोड़ा सा स्पेस रहता है। आइए अब गैसेस का पॉइंट देख लेते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड फ्री फ्लोइंग। यानी कि गैसेस के केस में जो गैसेस के एटम्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो सॉलिड्स और लिक्विड से कहीं ज़्यादा होता है। एंड फ्री फ्लोइंग। एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये गैस है और ये गैस के एटम्स हैं। तो जो एटम्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो लिक्विड और सॉलिड से कहीं ज़्यादा होगा। और जैसे कि यहाँ लिखा है द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड फ्री फ्लोइंग। मान लीजिए ये एटम, एक गैस का एटम यहाँ पे है, अभी यहाँ चला गया, तो स्पेस अभी मान लीजिए 1 यूनिट था, अब यहाँ 5 यूनिट हो गया, ठीक है। अब अभी ये एटम यहाँ पे है, मान लीजिए 2 यूनिट है इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच की दूरी, स्पेस। अब ये यहाँ उड़ते हुए गैस, क्योंकि आप जानते हैं कभी इधर है, कभी उधर है, कभी यहाँ है। अगरबत्ती जलती है, आप देखते ही होंगे, उसका धुआं कभी इधर है, कभी उधर है। मान लीजिए यहाँ 2 यूनिट था इनके बीच की डिस्टेंस, अब यहाँ पे आ गया ये एटम, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई मान लीजिए 7 यूनिट। तो ये फ्री फ्लोइंग होता है। यहाँ पे जैसे कि लिखा है ना, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड एंड फ्री फ्लोइंग। फ्रीली फ्लो करते रहते हैं, इसीलिए इनके बीच का स्पेस घटता बढ़ता रहता है। मान लीजिए अब यही अभी यहाँ पे है 7 यूनिट है, अब ये यहाँ पे आ गया तो कम हो जाएगा। इसी तरह से घटता बढ़ता रहता है, फ्री फ्लोइंग होता है। आइए पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इनक्रेडिबली हाई। यानी कि सॉलिड्स के केस में जो सॉलिड के एटम्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होता है, बहुत फोर्सफुली वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक सॉलिड है और ये उसके एटम्स हैं। तो
सभी एटम्स एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। ये वाला इसकी तरफ लगाएगा, ये वाला इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये वाला इसकी तरफ, सभी एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब सभी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। और सॉलिड के केस में जैसा कि यहाँ लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इनक्रेडिबली हाई। यानी कि सॉलिड के केस में जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स रहेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यही वजह है सॉलिड के एटम्स बिल्कुल एकदम एक दूसरे से फोर्सफुली चिपके रहते हैं, बिल्कुल भी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की तरफ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सारे एटम्स लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। आइए अब लिक्विड्स के पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज़ प्रिटी मॉडरेट। यानी कि लिक्विड्स के केस में जो लिक्विड के एटम्स होंगे, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, मॉडरेट होगा। मतलब सॉलिड से थोड़ा सा कम और गैसेस से ज़्यादा। गैसेस का देखते हैं। देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। यानी कि गैसेस के केस में जो गैसेस के एटम्स होंगे, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज ये गैस है और ये गैस के एटम्स हैं, तो इन एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये सभी, ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर, सभी जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, या कह सकते हैं बिल्कुल होगा ही नहीं। इसीलिए आप कमरे में गैस छोड़ दीजिए, मान लीजिए, तो गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी। मतलब कुछ पार्ट गैस का यहाँ चला जाएगा, कुछ वहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ पूरी। क्यों? क्योंकि उसके एटम्स एक दूसरे को आपस में चिपका के रख ही नहीं पा रहे हैं, गैस के पार्ट्स को। क्यों? क्योंकि उनके एटम्स के बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है। इसलिए कुछ पार्ट गैस का इधर उड़ के चला गया, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। they are incompressible. Solids are incompressible. सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये पेन है, अगर मैं इसको मान लीजिए कंप्रेस करना चाहूँ, बहुत बहुत ज़ोर की ताकत लगाऊँ, उस पर कंप्रेस करूँ, यहाँ से एक इस पॉइंट से और एक यहाँ से, तो मैं कितनी भी कोशिश करूँगा, या तो ये मुड़ के टूट जाएगा, या तो अगर बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कंप्रेस मशीन वगैरह से, हाइड्रोलिक मशीन से, तो एकदम अगर मैं इसको इतना कर भी दूँगा तो यहाँ से तो छोटी हो जाएगी, पर ये मान लीजिए यहाँ से तो ये छोटी हो जाएगी, पर यहाँ से फिर बढ़ जाएगी उसकी लेंथ, फिर यहाँ से करूँगा तो उधर से बढ़ जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। आइए लिक्विड का पॉइंट देखते हैं। लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। मान लीजिए एक उसके ढक्कन से या किसी भी चीज़ से हम फोर्सफुली उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो ये लिक्विड होगा नहीं कंप्रेस। जहाँ भी थोड़ा सा लीक होगा, जगह देखेगा, वो तुरंत बाहर निकल जाएगा, तुरंत। आप करने की कोशिश करिएगा, आप लिक्विड को कभी कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। आइए गैसेस का पॉइंट देख लेते हैं। गैसेस कैन कंप्रेस क्वाइट इजीली। यानी कि गैसेस को बहुत इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने रूम में एक गैस छोड़ी, आप उस गैस को कंप्रेस करके एक 2 लीटर की बॉटल में भी कंप्रेस करके डाल सकते हो, और चाहो तो कंप्रेस करके और छोटा करके उसको 1 लीटर की बॉटल में भी डाल सकते हो, और छोटा करोगे तो और छोटे कंटेनर में डाल सकते हो। यानी कि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि उसे कंप्रेस किया जा सकता है इजीली, पर लिक्विड और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, ये वाली बात हमने पॉइंट नंबर 2 में भी करी थी पहले भी, कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप। यहाँ भी कर लेते हैं।
सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड हमेशा अपनी एक डेफिनेट शेप में ही पाया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक पेन है, तो ये इसका एक डेफिनेट शेप है और ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। मान लीजिए मैंने पेपर के ऊपर रखा तब भी ये इसी शेप में है, किसी कटोरे में डाल दूंगा तब भी इसी शेप में रहेगी, किसी बोतल में डाल दूंगा तब भी इसी शेप में रहेगी। तो सॉलिड हमेशा अपने एक डेफिनेट शेप में रहता है। और यहाँ पे ये भी है कि वॉल्यूम भी है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इट मीन्स के मान लीजिए पेन है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम, मान लीजिए 5 यूनिट, इसका वॉल्यूम है 5 यूनिट। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको कंप्रेस कर दिया, यहाँ से भी और इधर से भी बिल्कुल कंप्रेस कर दिया और इसको इतना छोटा कर दिया। तो यहाँ से तो मैं कंप्रेस करके यहाँ छोटा कर दूंगा, लेकिन ये यहाँ से इधर इतनी छोटी हो जाएगी, लेकिन यहाँ से फैल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से मैं अगर इसको कंप्रेस करूँगा तो इधर से फैल जाएगी। तो कहने का मतलब है मान लीजिए 4 यूनिट अगर इसका वॉल्यूम है, तो कुछ भी कर लूँ मैं, कितना भी कोशिश करूँ, मोड़ लूँ या दबा लूँ, कंप्रेस कर दूँ, इसका अगर 4 यूनिट या 5 यूनिट फॉर एग्जांपल एक डेफिनेट वॉल्यूम है तो उतना ही रहेगा। कमिंग टू लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि लिक्विड्स के पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। बल्कि इसको और करेक्टली अगर मैं पढ़ूँ तो लिक्विड्स हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम, नॉट डेफिनेट शेप। फॉर एग्जांपल आप 2 लीटर की हनी की बॉटल ख़रीद कर लाए बाहर से, ठीक है। आपने उस 2 हनी की बॉटल को 2 लीटर के बोल में डाल दिया, तो 2 लीटर उस बॉटल में भी हनी था, उस कटोरे में जब आप डालेंगे तब भी वो 2 लीटर ही रहेगा। तो कहने का मतलब है आप कुछ भी कर लें, वॉल्यूम वही रहेगा। कहने का मतलब है लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप भले किसी भी कंटेनर में उसको डाल देंगे, किसी भी यूटेंसिल में, तो उसका शेप तो भले धारण कर लिक्विड, ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन शेप तो चेंज कर लेगा, लेकिन वॉल्यूम वही रहेगा वॉल्यूम। ये अब गैसेस का देखते हैं। गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि गैसेस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं रहता है। डेफिनेट शेप तो नहीं रहता है, वो तो हमने पहले भी पढ़ा था। गैसेस ऑल्सो डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, लेकिन साथ में उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहता है। अब जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने 2 लीटर की बॉटल मान लीजिए किसी गैस को डाल दिया तो पूरी तरह से उसको फिल कर लेगा, भर लेगा। रूम में डाल दिया किसी गैस को तो पूरे रूम में फैल जाएगी, कोई उसका डेफिनेट शेप ही नहीं है, जहाँ डालेंगे वहीं पूरी तरह समा जाएगी। इसी तरह उसका कोई फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। इसीलिए गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि उनका ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफरेंस को समझाने की कोशिश करी। होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।